गुड इवनिंग एवरीवन। एवरीवन प्लीज फटाफट सभी लोग कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में ऑडियो वीडियो क्लियर है। एवरीवन डू कंफर्म इन द चैट बॉक्स। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शहजादा गुड इवनिंग बेटा। दीलू गुड इवनिंग। मामा श्री गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। प्लीज कंफर्म बेटा। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? ऑडियो वीडियो कनेक्टिविटी परफेक्ट है। बेहतरीन से टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज के दिन हम लोग अपने कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सक्सेसफुली कंप्लीट दिस कोर्स बाय टुडे इटसेल्फ। ठीक है भाई। तो अगली क्लास इसके बाद आपकी एक क्लास और होगी जहां पर इस कोर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। गेट, ईएससी, स्टेट, एई, जेई, जितने भी आपके एग्जाम हैं सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे ऐसी उम्मीद है कि हम लोगों ने सब्जेक्ट को कंप्लीट किया और आपने सब्जेक्ट को एंजॉय किया। तो करेंगे नेक्स्ट क्लास में थोड़ी बहुत जनरल बातचीत भी कर लेंगे। बहुत दिनों से तुम्हारा मन है कि सर कुछ बातचीत भी हो जाए, बट फर्स्ट वी विल कंप्लीट ऑल द टॉपिक। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है टेक्निकल डिस्कशन। उसके बाद भी बाकी चीजों पे भी डिस्कशन कर लेंगे। तो लास्ट क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगी इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास फॉर दिस कोर्स। इस बैच में फिर से मुलाकात होगी आप लोग के साथ। दूसरा सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे होंगे, एंड दैट विल बी द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो कब वो बैच है, कब क्लासेस स्टार्ट होंगी, वो सारी चीजें आप प्लानर पे फॉलो कर सकते हैं। एनीवे, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। डिस्कशन को स्टार्ट करें। तो बेटा अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग बात थोड़ा सा जल्दी से क्विकली रिकॉल करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्न सर्वेइंग की। मैं एकदम ठीक हूं बेटा, मैं एकदम परफेक्ट हूं। थोड़े बहुत जो गम रहते हैं वो तुमको देख के मिट जाते हैं। तो जीवन के जो थोड़े बहुत एक, अब ऐसा तो है नहीं कि सब किसी की भी लाइफ परफेक्ट है। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो दर्द और कुछ ना कुछ तो गम रहते हैं लाइफ में। बट तुम लोगों के साथ आते ही वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी दिमाग से सब पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। तो सब एकदम परफेक्ट हो जाता है। जितनी भी देर में क्लास में रहते हैं ना हम लोग, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है पूरे दिन का। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं जीपीएस की और जीआईएस की। देखो, मॉडर्न सर्वेइंग में फोटोग्रामेट्री जो टॉपिक था आपका, इन द केस ऑफ मॉडर्न सर्वेइंग जो फोटोग्रामेट्री टॉपिक था वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सवाल भी अगर आपने देखे होंगे, प्रैक्टिस किया होगा प्रीवियस ईयर, तो मोस्टली मॉडर्न सर्वेइंग से क्वेश्चन आपको मिलते हैं, वो मिलते हैं फोटोग्रामेट्री के। और उसमें भी एक टॉपिक बहुत कॉमन है, एक टॉपिक के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, वो होता है स्केल ऑफ द वर्टिकल फोटोग्राफ। बट हम लोगों ने टोटल 5 टॉपिक कंप्लीट किए वहां पर। हम लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात की, हम लोगों ने स्केल ऑफ द वर्टिकल फोटोग्राफ की बात की, हम लोगों ने रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को समझा, हम लोगों ने 2 पॉइंट के बीच की कैलकुलेशन को, डिस्टेंस को कैलकुलेट किया, और लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था फ्लाइट प्लानिंग, जहां पर केस 1 और केस 2 के फॉर्म में आपने टोटल एरिया अगर गिवन है आपको या फिर डायमेंशंस गिवन है, तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी उस एरिया को कवर करने के लिए, कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लैप एंड साइड लैप। लॉन्गिट्यूडनल लैप और साइड लैप के इफेक्ट को कंसीडर करते हुए, तो वो कंसेप्ट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आई होप आप सभी ने होम असाइनमेंट के क्वेश्चंस लगा लिए होंगे, और जो भी 2-4 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं रिलेटेड टू द स्केल ऑफ द वर्टिकल फोटोग्राफ, वो सभी क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अब जो टॉपिक पढ़ रहे हो ये अपने आप में पूरे पूरे एक सब्जेक्ट है। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक दिन मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था, याद होगा, कि बीइंग अ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट यू कैन आल्सो अपीयर फॉर द जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग पेपर। गेट आपको एक मौका और देता है कि सिविल इंजीनियरिंग के पेपर के साथ साथ आप जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग के भी पेपर को फॉलो कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको लगता है मैं स्ट्रक्चर में अच्छा कर सकता हूँ।
बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि मैं जियो टेक्निकल, सीपीएम, वाटर रिसोर्स, ये सभी आपकी एक तरीके की सब ब्रांचेज हैं सिविल इंजीनियरिंग की, जो आप ऑप्ट करते हैं अपने हायर स्टडीज के लिए। इन जनरल आपने सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ लिया। अब अगर आप मास्टर्स में जाएंगे तो आप किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करेंगे, और जब आप पीएचडी में जाते हैं बेटा, तो उसी एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक पे आप रिसर्च करते हैं, एक टॉपिक पे आप स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो जैसे जैसे आप अपनी पढ़ाई की हाइट बढ़ाते जाएंगे, दायरा कम होता रहता है, फोकस्ड होते रहते, तो आप एक ही चीज में डेप्थ आपकी इंक्रीज करती रहती है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट होता है। तो अगर मैं बात करूं जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में, तो दोनों ये एक एक यूनिट हैं। लगभग 20 नंबर का गेट में आपका आता है जीपीएस से, सिविल में नहीं। फिर से लिख दे रहा हूं, दोनों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रहा हूं। तो सिविल इंजीनियरिंग गेट में अगर बात करें तो यहां से हार्डली 1 से 2 नंबर का सवाल कभी आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि सवाल नहीं भी आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जीपीएस आपके गेट का सिलेबस का पार्ट नहीं रह गया है। पहले जीपीएस गेट के सिलेबस में हुआ करता था, अब इसको हटा दिया गया है, अब ये सिविल इंजीनियरिंग में नहीं है। लेकिन अगर आप जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के पेपर की बात करेंगे तो भैया इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट, अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स आउट ऑफ 100, क्योंकि वहां पर इन्हीं सारी चीजों को आपको डिटेल में पढ़ना है। तो अभी तो खैर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए मैंने यहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया है। ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए हमें इसके बारे में, ज्यादा टेक्निकलिटीज और ज्यादा स्पेसिफिकेशन में नहीं जाएंगे। रफली लेमैन लैंग्वेज में मोटा मोटा ये समझेंगे कि जीपीएस होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, जीआईएस क्या होता है, एक बेसिक समझ होनी चाहिए। किसी भी तरीके के टेक्निकल डिस्कशन में नहीं जाएंगे। मतलब कल को कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इस बैच में बच्चे गेट में रैंक लाएं, सिविल इंजीनियरिंग से रैंक लाएं, और हो सकता है वो अपना मास्टर्स कर रहे हो जीपीएस में, हो सकता है वो अपना मास्टर्स कर रहे हो जीआईएस में, हो सकता है अलग अलग टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न सर्वेइंग की टेक्नोलॉजी में आप मास्टर्स और पीएचडी करें। तो ये पूरे सेमेस्टर, मतलब एक सेमेस्टर छोड़ो, 4 सेमेस्टर का कोर्स है ये। ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि अब देखो टॉपिक तो वही है, अब किस डेप्थ तक किस एग्जाम के लिए हमें जाना है, इसकी क्लियरिटी बहुत जरूरी है। पता लगे सर 40 घंटे 50 घंटे में पढ़ी थी सर्वेइंग, और 50 घंटे में केवल पढ़ रहे हैं जीपीएस, 50 घंटे में पढ़ रहे हैं जीआईएस, 50 घंटे में पढ़ रहे हैं रिमोट सेंसिंग, 200 घंटे में सर्वेइंग खत्म करी। 200 घंटे में आपने 50 घंटे फॉर एग्जांपल बेसिक सर्वेइंग को दिए और 150 घंटे मॉडर्न सर्वेइंग को दिए। मॉडर्न सर्वेइंग से सवाल आ रहा है 1 से 2 नंबर का, और कभी कभी नहीं भी आ रहा है। क्या ये फ्रूटफुल है? तो ये बात मैंने आपको पहले ही बताई, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। क्या पढ़ना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप ये जो बातें की गई हैं इससे आपको एक क्लियरिटी मिल गई है कि किस टॉपिक को कितना एफर्ट के साथ हमें डील करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां तक की कहानी क्लियर है? चैट बॉक्स में बताओ, शुरू करते हैं। तो जीपीएस अभी आपका सिलेबस का पार्ट नहीं, फिर आप जीपीएस सर क्यों पढ़ा रहे हैं? कुछ क्वेश्चंस हैं जो गेट में एक ही क्वेश्चन एक बार आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आपको दिक्कत ना हो, और साथ साथ अदर एग्जाम्स में भी जीपीएस से कभी कभी बेसिक सवाल आ जाते हैं, तो पढ़ लेते 5-10 मिनट में, ऐसी क्या दिक्कत है? ठीक है, तो पहले एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे इन टॉपिक के बारे में, स्कोप क्या है, हमें कितना पढ़ना है, ये क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। तो आ जाओ भाई, शुरू करते हैं जीपीएस और जीआईएस। तो डिटेल में बात करेंगे थोड़ा सा जीआईएस के बारे में, ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन जीआईएस कंपोनेंट, टाइप्स ऑफ द जीआईएस डेटा एंड जीआईएस एप्लीकेशन। कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। क्लास का पीडीएफ, ये पीपीटी आपको मैं शेयर कर दूंगा। इन टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें उनको क्लास में ही हाईलाइट कर दूंगा। कुछ भी अभी क्लास में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनना है। अभी टॉपिक का बेसिक समझ कर बिल्कुल हम लोग समझ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो भाई। तो पहला तो होता है जीपीएस। जीपीएस का मतलब क्या है?
कोई फुल फॉर्म बताएगा जीपीएस का? जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, कई एग्जाम में तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहां पर आपसे पूछा गया जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये आपका एक जनरल टर्म है। अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, अर्थ में कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। पी मेरा घर है, क्यू आपका घर है। पी मेरा घर है और क्यू आपका घर है। क्या ये कंपलसरी है कि पॉइंट ए की जो पोजीशन है वो पी और क्यू पॉइंट से सेम हो? बोलो बेटा। अगर मैं पॉइंट ए की पोजीशन को डिफाइन करना चाह रहा हूं तो इतना तो यार हम सभी समझ गए हैं कि सर जैसे जैसे रेफरेंस चेंज हो जाएगा मेजरमेंट चेंज हो जाएगा। सर मैं इस ए पॉइंट की हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों पोजीशन डिफाइन कर सकता हूं। इस ए पॉइंट की हजारों, लाखों, करोड़ों पोजीशन डिफाइन करने के लिए बस मुझे क्या करना है सर, हर बार रेफरेंस को चेंज कर देना है। एज द रेफरेंस विल चेंज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ए विल ऑल्सो चेंज। पॉइंट ए की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। आप वो लीनियर मेजरमेंट कर लेना, आप एंगुलर मेजरमेंट कर लेना, कोई भी मेजरमेंट कर लेना। एग्री करते हो इस बात पे? ए रेफरेंस को डिफाइन करने के लिए अगर पी पॉइंट को रेफरेंस लोगे तो कुछ अलग मेजरमेंट आएंगे। ए पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए अगर क्यू पॉइंट को रेफरेंस लेंगे तो अलग मेजरमेंट आएंगे। अब बातें हो गई हैं थोड़ा एडवांस लेवल की। अब बातें हो गई हैं एडवांस लेवल की। अब मैं इस ए पॉइंट को इस तरीके से डिफाइन करना चाहता हूं कि कानपुर में बैठा आदमी भी पी की वही पोजीशन समझे और मैनचेस्टर में बैठा आदमी भी पी की उसी पोजीशन की बात करे। अरे भैया ग्लोबल का मतलब क्या है? तुम अपने शहर में बैठो, मैं अपने शहर में बैठा, अब ताजमहल की पोजीशन अगर डिफाइन करनी है तो फिर वो ग्लोबली डिफाइन करनी है। फिर अमेरिका में बैठ के भी सर्च करो ना ताजमहल तो वही पोजीशन आनी चाहिए। सर बातें कुछ ज्यादा बड़ी नहीं कर दी आपने, बड़ी बड़ी बातें हैं। इसका नाम ही है भैया ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को आप ग्लोबली डिफाइन करना चाह रहे हैं। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को आप ग्लोबली डिफाइन करना चाह रहे हैं। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? अब ये कैसे संभव हो पाएगा मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन हाँ मुझे बेसिक पता कहो तो बता दूं। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्योंकि हमने खुद ही गेट सिविल इंजीनियरिंग से ही दिया है। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे कहने पे एक बार आर्किटेक्चर से दिया था बस, तो जियोमेट्रिक से नहीं दिया है। हा? तो बेसिक अगर जानना चाहो तो बताओ, बता दें, समझ में तुम्हें आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। यार भैया अगर 2D प्लेन है, किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना है तो सर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है। अगर ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, मैं एक्स मेजर कर लूं, वाई मेजर कर लूं, तो मेरे लाल मैं तुमको पी पॉइंट की एक वेल डिफाइंड पोजीशन बता सकता हूं कि नहीं बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं। अब यहां पर बात हो रही 3D। हाँ, तो तुम्हें नहीं लगता अगर मैं एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दूं तो मैं किसी भी पॉइंट की, अगर मैं पूरे अर्थ को कवर करते हुए, इंपॉर्टेंट बात यह है, पूरे अर्थ को कवर करते हुए इसके लिए एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड, इस तरीके का अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर दूं, तब मैं किसी भी पॉइंट की पोजीशन को अगर डिफाइन करूंगा तो सर वो ग्लोबल पोजीशन होगी, क्योंकि रेफरेंस सबके लिए सेम रहेगा। अगर सबके लिए रेफरेंस सेम है तो मेजरमेंट सेम है, रेफरेंस बदल जाएगा तो मेजरमेंट बदल जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? बात क्लियर है यहां तक? बोलो हां। अरे ना का तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ? इतने दिन में तो समझ ही गए होगा ना, यस और यस वाला गेम है, नो वाला कोई गेम नहीं है यहां पे। बोलो हां। हम कह रहे हैं बोलो हाँ, कह रहा है यस सर। अरे क्यों यस? बोलो हाँ।
HAAN, क्या बोलना है? HAAN। हाँ ये बढ़िया। हाँ, तो ये संभव कैसे हो पाया? ये संभव कैसे हो पाया बेटा, इसके लिए जरा खेल समझो। बचपन में एक शो आता था, हमारे जमाने में तो आता था, पता नहीं तुमने देखा है कि नहीं देखा है, उसको बोलते थे शक्तिमान। देखा है? शक्तिमान जो ड्रेस पहनता था ना, उसके पेट के पास इस तरीके का कुछ बना होता था डिजाइन, और म्यूजिक बजता था शक्ति शक्ति शक्तिमान। सुना है? अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है। देखा है तुम लोगों ने शक्तिमान? देखा है कि नहीं देखा है? शक्तिमान देखा है? शक्ति शक्ति शक्तिमान। तुमने भी देखा है? फालतू में ही मैं अपने आप को बुढ़ा समझने लगा हूं। जो हमने देखा वही तुमने भी देखा है। हम लोग तो एक ही जनरेशन के हैं। क्यों भाई? मुझे लगता है मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं तुम लोग के सामने। तुम लोग कभी कभी कमेंट्स भी नहीं समझ पाता हूं, हाईटेक कमेंट कर देते हो, शॉर्ट में कुछ लिख देते हो ना, नहीं समझ में आता। हाँ, तुमने भी देखा है? बहुत बढ़िया। चलो देखा है तो भैया, जीवन में जो कुछ भी देखते हैं सीखते हैं, लोग तो ये कहते हैं काम आता है। बिल्कुल सही कहते हैं लोग। आज देखो तुम्हें बताता हूं तुमने क्यों देखा था। तो होता क्या है, मान लो अपनी अर्थ है, इस अर्थ को पूरे चारों तरफ से हमें कवर करना है। इस अर्थ को हमें चारों तरफ से क्या करना है? कवर करना है। तो बेटा उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? उसके लिए हम लोगों ने कुछ ऑर्बिट्स कंसीडर कर लिए। जो आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। जरा ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। हर ऑर्बिट में हमने कुछ सैटेलाइट छोड़ दिए। हर ऑर्बिट में हमने क्या कर दिए? कुछ सैटेलाइट छोड़ दिए इस तरीके से। ये लो। अब इन सैटेलाइट्स का काम क्या है? अब इन सैटेलाइट्स का काम क्या है? लगातार घूमते रहना। सैटेलाइट तो जानते हो ना। तो बेटा हर कंट्री का अपना अपना, अब तो सब लोग समय के साथ डेवलप कर रहे हैं, बट अगर हम लोग जीपीएस की बात करें, जैसे इंडिया का भी नेविगेशन सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं नाविक, तो सबकी सैटेलाइट स्पेसिफिकेशन अलग अलग होंगी, हाइट अलग अलग होगी, एल्टीट्यूड, किस एल्टीट्यूड में आपने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। इन जनरल अगर बात करें तो हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं जीएनएसएस का। अब ये जीएनएसएस क्या है? तो जीएनएसएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये एक्चुअली जो आपका नेविगेशन सिस्टम है, सबसे पहले यूएस ने डेवलप किया था और बाकी कंट्रीज को यूज करने के लिए दिया था। तो ये दिस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द यूएस, और ये इनिशियली हमारे और आपके लिए नहीं किया गया था। ये अपने यूएस ने डिफेंस सर्विसेज के लिए, आर्मी के ऑपरेशंस के लिए नेविगेशन सिस्टम को डेवलप किया था। बाद में इसका कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट, कुछ एक्सेस दिया गया, जो हमारे और आपके लिए आया, सिविल के लिए, और उसके बाद अदर कंट्रीज को भी एक्सेस दिया। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर कंट्री अपना नेविगेशन सिस्टम पे काम कर रहा है। जैसे जापान हो गया आपका, चीन हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, सब लोग अपना अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। बट अगर आज भी बात करोगे नेविगेशन सिस्टम के बेसिस की, तो वो है हमारा यूएस का जीएनएसएस, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसी के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, पूरे अर्थ को बना दिया शक्तिमान, और इस तरीके से टोटल इन्होंने ले ली 6 ऑर्बिट। जीएनएसएस की बात कर रहा हूं, फिर से मैं बता रहा हूं, हर देश के, हर कंट्री के नेविगेशन सिस्टम में ये स्पेसिफिकेशन सेम नहीं है। क्लियर है? बट क्योंकि ये हमारा रेफरेंस है, ये बेस है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जीएनएस में इन्होंने पूरे अर्थ को 6 ऑर्बिट से कवर कर लिया, और हर ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट छोड़ दिए। हर ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट क्या कर दिए? छोड़ दिए। तो मेरे लाल जरा मुझे ये बताओ, टोटल सैटेलाइट कितने हो गए जीएनएसएस में? टोटल 24 सैटेलाइट्स हैं जो पूरी अर्थ को कवर कर रहे हैं।
जो पूरी अर्थ को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। यहां तक का गेम क्लियर है। अब सर ये अब होता क्या है कि बेटा ये इतने सैटेलाइट्स इसलिए छोड़े गए, इतने सैटेलाइट्स इसलिए प्रोवाइड किए गए ताकि हम कवरेज इंश्योर कर पाए। सबसे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट लगा होता है सैटेलाइट में, वो होता है बेटा टाइम काउंटर। टाइम काउंटर, या इसमें एक बोल सकते हो क्लॉक। सिग्नल को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, ये टाइम आपको सैटेलाइट बताएगा मेजर करके। अब होता क्या है, हम सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं डेली। जीपीएस तो बहुत ही पॉपुलर है, हाँ? ट्रेन में, नेविगेशन में, डिलीवरी सिस्टम में कुछ मंगा रहे हैं, सब कुछ सैटेलाइट सॉरी जीपीएस का तो भरपूर यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में बेटा हम लोग जीपीएस का एक सेगमेंट है, हम पूरे जीपीएस नहीं है। अब होता क्या गेम, जरा ये समझना, पूरे जीपीएस में बेटा 3 सेगमेंट होते हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द जीपीएस। तो पहला होता है स्पेस सेगमेंट, पहला होता है स्पेस सेगमेंट, दूसरा होता है कंट्रोल सेगमेंट, और तीसरा होता है यूजर सेगमेंट। तीसरा होता है आपका यूजर सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट और यूजर सेगमेंट। अब अगर मैं पूछूं बेटा आपके जीपीएस में स्पेस सेगमेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये सैटेलाइट वाला पूरा जो तामझाम है ये सब स्पेस में ही तो हो रहा है। और भैया सैटेलाइट का काम होता क्या है? सर सैटेलाइट का काम ही होता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। बिल्कुल बिल्कुल, गूगल मैप, बिल्कुल गूगल मैप के लिए और भी सारी चीजें हैं जिसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट आज की डेट में नेविगेशन के लिए हर फील्ड में हम जीपीएस यूज करते हैं। क्लियर है? तो आपने बोला सर जो जीपीएस का पहला सेगमेंट होता है वो होता है स्पेस सेगमेंट, और उसमें होता है सर हमारे पास सैटेलाइट वाला पूरा सिस्टम। अगला है कंट्रोल सिस्टम। ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली ग्राउंड की, अर्थ की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। कहां पे ट्रांसमिट कर रहे हैं? कंट्रोल स्टेशन को। अब ऐसा थोड़ा कि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें, अरे हमें कैसे पता चलेगा? जब डेटा हमारे पास तक आएगा। और बेटा हम लोग जो जीपीएस यूज करते हैं मोबाइल में या जीपीएस, वो होता है रिसीवर, वो होता है रिसीवर, वो होता है रिसीवर, और उसको हम लोग बोलते हैं यूजर सेगमेंट। अब मोबाइल में तो आपको ये नहीं दिखेगा, बट अभी कभी अपने कॉलेज जाइएगा तो एक जो जीपीएस का रिसीवर आता है जिसको हम लोग सर्वे के लिए यूज करते हैं, जब आप उसको ऑन करेंगे तो डिजिटल रहता है। जैसे आप ऑन करोगे ना तो वो दिखाएगा कि आपका रिसीवर जो है वो उस पर्टिकुलर टाइम पे कितने सैटेलाइट से कनेक्टेड है। अब ये तो संभव नहीं है कि हम किसी भी पॉइंट से रह के इन 24 के 24 सैटेलाइट से कनेक्ट रहें। कैसे हो सकता बताओ? तुम इस कोने में खड़े हुए, एक सैटेलाइट दूसरे कोने पे है, कैसे तुमसे कनेक्ट हो जाएगा? यस और नो? तो ये जरूरी है कि जो आपका यूजर है वो यूजर कम से कम मिनिमम 4 सैटेलाइट से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। योर रिसीवर शुड बी कनेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 4 सैटेलाइट्स। अगर आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली डिफाइन करना चाह रहे हैं, ग्लोबली डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो इन 24 में से कम आपकी कनेक्टिविटी, आपके रिसीवर की कनेक्टिविटी 4 सैटेलाइट के साथ होनी चाहिए। अब सर हम कैसे याद रखेंगे 4 का कोई लॉजिक है? हाँ बिल्कुल लॉजिक है। एक बात बताओ, एक इक्वेशन की हेल्प से कितने अननोन बता सकते हो? कोई एक इक्वेशन आपको प्रोवाइड की गई है तो उसकी हेल्प से आप कितने अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन इक्वेशन? With the help of one equation, how many unknown you can find? बोलो बेटा। With the help of one equation, how many unknown you can find? तो आंसर आएगा सर एक इक्वेशन तो मैक्सिमम एक अननोन।
दो इक्वेशन अगर होंगी तो दो अननोन निकाल लेंगे, तीन इक्वेशन होंगी तो तीन अननोन निकाल लेंगे, चार इक्वेशन होंगी तो चार अननोन निकाल लेंगे। तरीका तो यही बोलता है भाई। बेटा किसी भी पॉइंट की एक्यूरेट पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जीपीएस क्या करता है, चार क्वांटिटी का सहारा लेता है। चार मेजरमेंट के बेसिस पे, फोर मेजरमेंट के बेसिस पे जीपीएस आपके किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करता है। पहला जो मेजरमेंट होता है बेटा वो होता है एक्स, वाई और जेड। ये तो होगा तुम्हारे किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए तीन कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड। और चौथी जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसकी हेल्प से आप किसी पॉइंट की एक्यूरेट पोजीशन को डिफाइन करते हैं, उसके लिए आप इस सिग्नल से रिसीव होने वाले डेटा का टाइम कैलकुलेशन भी करते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट की पोजीशन को ग्लोबली एक्यूरेटली डिफाइन करना है तो उसके लिए हम चार क्वांटिटीज को मेजर करने वाले हैं, एक्स वाई जेड एंड टाइम। तो कम से कम हमारा जो कनेक्टिविटी है हमारे रिसीवर की वो चार सैटेलाइट से होनी चाहिए। क्लियर है? बस तुम्हें इतना पढ़ना था जीपीएस के बारे में, और जितना कुछ भी तुमने पढ़ा है ये सब तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है अगर जीपीएस की मैं बात करूं तो डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर और द रिसीवर। जब आप इस तरीके से मोबाइल लेके घूम रहे हैं तो उसको तुम्हारी पोजीशन के बारे में नहीं पता है, उसको इस मोबाइल की पोजीशन के बारे में पता है, क्योंकि इसकी है कनेक्टिविटी, इसका डेटा ट्रांसफर चल रहा है। समझ रहे हो? तो रिसीवर हम लोग यूज करते हैं फाइंड द लोकेशन ऑफ द स्टेशनरी एंड मूविंग ऑब्जेक्ट इन रिलेशन विद द वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया एक्स वाई जेड। पॉइंट पोजीशनिंग के लिए, रिलेटिव पोजीशनिंग के लिए भरपूर यूज हम लोग कर रहे हैं आज की डेट में जीपीएस का। तो अगर जीएनएसएस सिस्टम को कंक्लूड करें, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का ओरिजिन क्या होगा, सब अभी कर लें हम। सुभजीत भाई यही तो बताया था तुम्हें, मैंने क्या बोला, बेसिक। अब ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो ये तो एमटेक हो गया। इसीलिए मुझे पता होता है कि हमारे अंदर फिर क्यूरियोसिटी आने लगती है। आपने अभी जीएनएसएस के बारे में 0.1% भी नहीं पढ़ा है। मतलब अगर मैं 0.1% भी बोल दूं जो हम लोगों ने पढ़ा है तो ये जीएनएस की बेइज्जती हो जाएगी, जीएनएसएस की या जीपीएस की बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं बोलूं कि हम लोगों ने 0.1% भी टॉपिक कवर कर लिया है। नहीं, हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। हम उसकी बेसिक वर्किंग समझना चाह रहे थे कि एक्चुअली ये हो कैसे रहा है, एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, एक्चुअल फंक्शन क्या है, दैट इज द नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। तो एक वेल डिफाइंड, हमने मान लिया एक वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट होगा। अभी हमने बहुत सारे एजम्पशंस ले रखे हैं। अगर एक वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट है तो चार क्वांटिटी के मेजरमेंट के बेसिस पे हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। उसकी कहानी मैंने आपको समझाई है। फिर कभी मौका मिलेगा तो बता देंगे, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है। नो नो नो, नो नीड टू बी सॉरी। होता है जब हम किसी चीज को समझते हैं फिर इंटरेस्ट आने लगता है, फिर क्यूरियोसिटी बढ़ती है। बट हमें साथ साथ अपने एग्जाम को भी फोकस करना है। इसीलिए मैंने टॉपिक स्टार्ट करने के पहले कैसे इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे ये बताया था। स्टार्टिंग में यही बताया ना, डायरेक्टली टॉपिक नहीं स्टार्ट किया था। वो मुझे पता है ऐसा होता है, तो नो नीड टू बी सॉरी। अब यार सवाल तुमसे पूछता है जीपीएस के, भैया ये बताइए जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। भैया जीएनएसएस में कितने सैटेलाइट हैं, जीएनएसएस में कितनी ऑर्बिट्स हैं, किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मिनिमम कितने सैटेलाइट से आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। गेट 2016 1 या 2 नंबर का सवाल है ये लास्ट वाला। टू डिफाइन द एक्यूरेट पोजीशन ऑफ द पॉइंट व्हाट शुड बी द मिनिमम सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड। Sir, I am not able to access your previous video lecture. Can you please help me? Yes, I am always there for helping you. तो एक आपने ऐप डाउनलोड कर रखा होगा जिसको बोलते हैं पीडब्ल्यू का ऐप।
तो उसमें क्लासरूम वाले सेक्शन में जाना, इस बैच को सर्च कर लेना। आई थिंक आप लोग किस बैच में हो, आप हो वीकडे, वीकडे मतलब पराक्रम, पराक्रम 2.0 बैच सर्च करना, वीकडे इंग्लिश। उसमें जाओगे तो क्लासरूम वाले सेक्शन में स्टार्टिंग से लेके अब तक का सब स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कंक्लूड कर लिया हम लोगों ने जीपीएस के बारे में। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है, इसमें कितने सेगमेंट होते हैं, कौन कौन से सेगमेंट होते हैं, वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया। 3 सेगमेंट, स्पेस सेगमेंट मतलब सैटेलाइट वाला पोर्शन, कंट्रोल सेगमेंट जहां पर हम इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाले, यूजर सेगमेंट मतलब हम और आप, डिफेंस की सर्विसेज के लिए आप यूज कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए आप यूज कर सकते हैं, वी ऑल आर द यूजर। भाई डीपीपी में हम लोगों ने बहुत चर्चा कर ली है, डीपीपी प्रोवाइड कर दिए गए, कुछ समय बिताओ ऐप में, मिल जाएगा। ठीक है, तो डीपीपी और डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है बेटा, एक बार आप ऐप में थोड़ा सा 5 मिनट देके चेक कर लो। लास्ट क्लास में भी स्टूडेंट्स ने कंफर्म किया था कि दे हैव गॉट द डीपीपी। तो जितने भी ऊपर टैब हैं, डीपीपी नोट्स, डीपीपी पीडीएफ, डीपीपी वीडियो, एक बार सबको क्लिक करके देख लो, मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सभी बातें सभी को क्लियर है। तो इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए थी कम से कम, कहां कहां इसका एप्लीकेशन है, सर्वेइंग एंड जियोलॉजी में, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस अभी हम नहीं जानते, कोई बात नहीं, जान जाओगे। नेविगेशन में इसका यूज है और मिलिट्री सर्विसेज में भी इसका यूज है। तो यहां सभी जगह इसका डेटा अप्लीकेबल है। अगला जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जीआईएस। जीआईएस तो पहली बात है किसी भी तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बहुत लोग को लगता है जीआईएस एक इंस्ट्रूमेंट, नहीं। सुनो ध्यान से, एक एग्जांपल लूंगा और नॉन टेक एग्जांपल लूंगा और पूरा जीआईएस खत्म कर दूंगा। बहुत ध्यान से सुनना। तो जीआईएस का पहला काम होता है कि सर इसका फुल फॉर्म क्या है, तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जल्दी बोलो। तो सर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि अर्थ सरफेस में जो जो भी फीचर्स अवेलेबल हैं, अरे झरना, नदी, पहाड़, रोड, बिल्डिंग, मतलब आसान भाषा में बोलें तो जितने भी मैन मेड या नेचुरल फीचर्स हमें दिख रहे हैं अपने चारों तरफ, ये सभी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है। बोलो हाँ, ये सभी के सभी जो इंफॉर्मेशन है वो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, यस और नो। इस पूरी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को का सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या होता है, इन जनरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, विच कवर ऑल द एस्पेक्ट्स, विच कवर ऑल द एस्पेक्ट्स, यस और नो। उसी को तो सिस्टम बोलते हैं, अलग अलग तरीके के सिस्टम है। जिस भी सिस्टम की आप बात करोगे, जैसे हमारे बॉडी का एक पूरा सिस्टम है, तो दैट कवर्स ऑल द फंक्शनिंग ऑफ द ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑल द ऑर्गन्स, यस और नो। अरे हाँ या ना। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर आप डेटा को मैनेज कर रहे हैं। भैया जीआईएस का काम है, जीआईएस है क्या, जीआईएस स्टैंड्स फॉर द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां पर इस सिस्टम के अंतर्गत हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, हम इस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। सिस्टम में क्या क्या चीजें आएंगी वो बता रहा हूं। हम इस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में डेटा को, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। हम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन डेटा। So all these comes under the GIS. So what do you mean by the geographical information? What do you mean by the system? I hope this point is clear to everyone. तो एक ये ऐसा सिस्टम है
जो डील करता है मैनेजमेंट ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन से। जीआईएस इज द सिस्टम which deals with the management of the geographical information, and management of the geographical information includes, क्या क्या इंक्लूड करता है ये मैनेजमेंट जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का? तो आपने बोला कलेक्शन ऑफ द डेटा, स्टोरिंग ऑफ द डेटा, प्रोसेसिंग एंड द मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा, एनालाइजिंग ऑफ द डेटा, मैनेजिंग द डेटा, रिट्राइविंग द एंड डिस्प्लेइंग द डेटा। All these are the essential part of the management. Clear है? All these are the essential part of the management. कुछ फीलिंग आया जीआईएस का? कुछ फीलिंग आया जीआईएस का? बोलो। कुछ फीलिंग आया जीआईएस का? Have you got some understanding about the GIS? Have you got some understanding related to the GIS? चलो इसको और एक आसान भाषा से तुम्हें समझा देता हूं, जीवन भर तुम्हें याद रहेगा। तुम कुछ भी भूल जाओ मुझे नहीं पता, तुम जीआईएस नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी है। चलो एक काम करते हैं, सोशल मीडिया तो सभी यूज ही करते हो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, हाँ सभी लोग सोशल मीडिया यूज करते हो। हाँ कुछ लोग तो कनेक्ट भी हो जाते हैं। सर को धूड़ा, लो सर एडेड। सभी लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, ठीक है। क्लास चल रही है, बहुत दिनों से सर्वेइंग पढ़ रहे हैं, बहुत दिन से सर्वेइंग पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ा रहे हैं। क्लास खत्म हुई, बैच खत्म हुआ, तुमने कहा थोड़ा 5-10 मिनट करते हैं चिल और रिलैक्स। तुम्हें ध्यान आया क्योंकि तुम तो इतने मेहनती बच्चे हो ना यार, इतने डेडिकेशन के साथ पढ़ते हो। जमाने बीत गए तुम्हारे, तुमने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं चेक किया, पता तुम्हें? टाइम ही नहीं मिलता सर, इतनी पढ़ाई करनी रहती, इतने क्वेश्चंस लगाने, इतने रिवीजन करने। मुझे तो याद ही नहीं सर लास्ट टाइम मैंने अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये कब ओपन किया था। आज लग रहा है कि सर थोड़ा सा देख सकते दुनिया में क्या चल रहा है ना। तो आज क्लास के बाद सर ना एक काम करते, बहुत दिनों से कोई डीपी ईपी अपलोड नहीं करी गई है, फेसबुक में जो फोटो आती है उसको चेंज कर देते हैं। देखो यार हम लोगों के जमाने तक फेसबुक ही ज्यादा चलता था, तो एग्जाम्पल मैं तुम्हें फेसबुक का दे देता हूं, बाकी जो लोग इंस्टाग्राम या अदर कुछ यूज कर रहे हैं वो रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो भैया आज तुमने डिसाइड किया कि अब डीपी होगी चेंज। अच्छा भाई, अब इस डीपी को करना है चेंज। तुमने कहा ठीक है, एकदम से तुम्हारे मन में ख्याल आया, अब ऐसे इमोशंस हैं आ जाते कभी कभी, तुमने कहा आज हम अपने कोई बचपन की फोटो लगाएंगे यार। अब तुम तो हो गए बड़े, अरमान है तुम्हारे कि तुम बचपन की फोटो लगाओ। तुम्हारी उम्र इस समय 20 साल, 21 साल, 19 साल है। तुम अपनी फोटो लगाना चाह रहे हो, जब मैं छोटा बच्चा था वो वाली फोटो लगाना चाह रहे हो। क्या करोगे? जादू तो है नहीं हमारे पास, छोटे हो गए भैया खींच दो एक, नहीं। क्या करोगे? तुमने डिसाइड किया कि जब मैं छोटा सा बच्चा था उस समय की आज फोटो लगाऊंगा। कैप्शन एप्शन भी सोच लिया, देख रहे हो क्रिएटिविटी का लेवल ही अलग चल रहा है। जब मैं छोटा बच्चा था, हैशटैग चाइल्डहुड, हाँ बचपन के दिन, हैशटैग बचपन के दिन। हाँ? अरे मेरे लाल तुम मुझे बताओ क्या करोगे? तुमने सोचा कि आज फोटो लगेगी, वो लगेगी बचपन की, और तुम्हें आज फोटो अपलोड करनी है कैसे भी करके, बताओ क्या करोगे?
जो मन में आता जा बताते जाओ, और ये भी गारंटी जो बताओगे सही बताओगे, और जो बताओगे वो सब कुछ यहां पे टॉपिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा सर, वो बचपन की जो फोटो है ना वो कहीं से कलेक्ट करूंगा। तो हुआ क्या था, जब तुम छोटे थे तो घर वाले तुम्हें घुमाने ले गए थे नैनीताल, तुमने ऑप्शन देखे, कोई पुराने एल्बम्स देखे, पुराने कुछ जो जो भी सोर्स थे उन सभी सोर्सों से फोटो को देखा। हाँ, कि हाँ एक फोटो ये है, एक फोटो ये है, एक फोटो ये है, एक फोटो ये चाचा की शादी में थे, ये बुआ की शादी में थे, ये पापा के किसी फ्रेंड की शादी में थे, ये अपने फर्स्ट बर्थडे में थे, ये उनके दूसरे के फर्स्ट बर्थडे में थे। यही सब तो करोगे। ये स्कूल वाली फोटो है, दुनिया भर की चीजें ढूंढोगे, पूरा हाहाकार मचा दोगे घर में। लाओ सब कहाँ रखा है पुराना डेटा, चलो ढूंढ लिया। एक फोटो मिल गई तुम्हें, चिंटू बन गया जेंटलमैन, ये लो, ये तुम मिल गए। हम्म, ये फोटो तुम्हें मिल गई, ये फोटो मिल गई तुम्हें हार्ड कॉपी में, बहुत बढ़िया। फोटो मिल गई, गेम ओवर। फोटो मिल गई, गेम ओवर। नहीं भैया, अभी तो गेम शुरू हुआ है, अभी तो गेम शुरू हुआ है। अरे भैया, हमें डीपी में अपलोड करनी थी, ये हार्ड कॉपी मिली है। अब हमें चाहिए कुछ ऐसे तरीके जिसकी हेल्प से इस हार्ड कॉपी को हम फोटो को कन्वर्ट कर पाए डिजिटल फॉर्मेट में। मानते हो कि नहीं? और इस हार्ड कॉपी की फोटो को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए तुमने मान लो एक यूज कर लिया कैमरा, अरे मोबाइल का ही कैमरा सही, उस कैमरे की हेल्प से आपने इस हार्ड कॉपी को कन्वर्ट कर दिया डिजिटल फॉर्मेट में। अरमान अभी भी पूरे नहीं हुए, एक एक बारीकी पे जाऊंगा मैं। तुम ये मत सोचना सर को कुछ पता नहीं है, आज तुम्हें मैं बता रहा हूं कि तुम फोटो अपलोड कैसे करते हो। अभी रुको, तुम्हें क्या लगता है बस तुम्ही को पता है? अरे हमें भी पता है। तुमने इस फोटो को लिया, इसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, फोटो अपलोड कर दोगे? नहीं, अभी कैसे, अभी तो असली खेल बाकी है। अब खेल क्या है? अब भाई साहब इस फोटो की बैठ के होगी एडिटिंग, अब इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाया जाएगा, याद है? ब्यूटी प्लस, फॉर एग्जाम्पल। अभी तो इसमें खेल होने वाला है, इसमें लगेंगे फिल्टर, समझ रहे हो? अभी इसमें लगेंगे दुनिया भर के फिल्टर, ब्राइटनेस, इमेज एनहेंसमेंट, पता नहीं क्या क्या करोगे। हा? होगा कि नहीं होगा? अभी तो ब्यूटी प्लस यूज किया जाएगा। अब जब दिल को बिल्कुल तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ भाई ये इस फोटो का बेस्ट वर्जन है, दिल के अंतरात्मा तक ये बात पहुंच जाएगी कि बेटा आप इससे अच्छे तुम लग नहीं सकते हो, यकीन मानो ये तुम्हारा मैक्सिमम है। इसके बाद एडिट करोगे तो ब्यूटी प्लस खुद आके इसे बोलेगा क्या चाह रहे हैं प्रभु, क्रैश हो जाए? हैं? अब क्या चाह रहे हो? 75 तो तुमने फिल्टर लगा दिए हैं, अब क्या फट जाए एकदम, ऐप एकदम सुहा कर दे? हाँ, तबाही लाना चाह रहे हैं क्या? हाँ, तो भैया तुमने चलो कहा चलो ठीक है, चलो ज्यादा परेशान मत हो, ये ओरिजिनल थी, अब तुम्हारे पास एक आ गई एडिटेड फोटो, अब तुम्हारे पास एक आ गई एडिटेड फोटो अपनी चाहत के अनुसार। अब तुमने इस एडिटेड फोटो को फेसबुक खोला, चेंज प्रोफाइल पिक्चर में गए, पिक्चर को सेलेक्ट किया, अपलोड किया, और फिर हर 5 मिनट बाद चेक कर रहे कमेंट आए, हाँ कितने लोगों ने लाइक किया। तो 2 4 5 घंटे तो इसी में निकल जाते हैं। तो जब जब समय मिल रहा है, अच्छा ओ कितने क्यूट थे तुम, हो गया। हाँ, ओ एम जी, कैप्शन डाला, फोटो अपलोड करी, फिर एंजॉय कर रहे हैं, और क्या।
यही खेल खेलते हो? सही से बताना, दिल में हाथ रख के बोलना तुम, दिल में हाथ रख के बोलना, सही सही बताया मैंने प्रोसेस की नहीं? हम्म। तो दे बार बार चेक हो रहा है, कितने ने लाइक किया है, कितने ने लव किया है, कितने ने वाव किया है, कितने ने स्माइल किया है। और कुछ एक दो दोस्त होते हैं अलग ही मजे लेके चले जाते हैं। अच्छा, करने दो इसको, अगला पोस्ट फिर बताते हैं तबाही कैसे मचाई जाती है। हम्म? कुछ होते ना, फ्रेंड हैं, फ्रेंड तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही तो फोटो अपलोड होती है। अब ये मत कहना नहीं नहीं सर हमें तो बस जो मन करा रैंडम डाली, मोह माया से बहुत दूर है। अब बताओ ना बताओ, देखो है तरीका तो यही। हम्म? है तरीका यही, फोटो को हटा दो। मैंने तुम्हें इस एग्जाम्पल में पूरा जीआईएस बता दिया। सर आपका बात ही कुछ और है और टीचर अच्छे ही नहीं लगते। अरे नहीं बेटा, हर टीचर अच्छे होते हैं। हर टीचर, यकीन मानिए, जो आपके सामने अगर आया है आपको बताने के लिए, ठीक है, और ऐसे मत किया करो, ये सब ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे बिल्कुल मत किया करो। देखो हर आदमी के साथ क्या होता है, ट्यूनिंग बिठाने में आपकी कभी कभी टाइम अलग अलग लग सकता है। ठीक है, किसी से आप 5 मिनट में कंफर्टेबल हो जाते हैं, किसी के साथ आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं, जो भी आपको यहां पर आपको बताने आ रहा है वो अपना बेस्ट देना चाह रहा है, बेस्ट आपको दे रहा है। ठीक है, अरे हम तो अभी भी यही करते हैं, हम ये सब चला नहीं पाते, अभी ये फिल्टर विल्टर नहीं लगा पाते हैं। अब आजकल तो नया चल गया, गाना वाना लग जाता है, म्यूजिक व्यूजिक लग जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हो, अब ठीक है, क्या हो गया, अपना हो गया। हम्म। अरे नहीं, हम भी यही करते हो, दूसरे ग्रह से थोड़ा आए हैं। अब हम बोलने के तुम्हें बोलते नहीं करते, अपने ही तो एग्जाम्पल दे रहे थे यार हम, सही बता रहे हैं। ठीक है भैया, तुम्हें बातों ही बातों में पूरा जीआईएस का खेला हो गया खत्म। इस पूरी स्टोरी में तुमने क्या किया, आप देखो मैं टेक्निकली रिलेट करता हूं। इस पूरी स्टोरी में अपनी डीपी को हटाओ और यहां पे कोई भी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन कंसीडर कर लो। ठीक है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, कोई भी मैन मेड फीचर, नेचुरल फीचर्स, जो मानो, आओ दिखाओ, आओ जादू दिखाएं। सबसे पहला तुमने काम क्या किया था, आपने डेटा को कलेक्ट किया था। अरे भैया पढ़ते रहो, collection and capturing of the data. GIS can be defined as a system which involve collecting and the capturing of the data. आपने डेटा को यहां पर बेटा कलेक्ट किया था, फिर क्या किया था आपने, विद द हेल्प ऑफ सम हार्डवेयर एंड विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर। भैया जो ये मोबाइल यूज किए थे इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर था, उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर था। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद लेके आपने इसको डिजिटल कन्वर्ट कर लिया था। डिजिटल कन्वर्ट करने के बाद जब ब्यूटी प्लस खेल रहे थे ना, ये कुछ नहीं था, एडिटिंग, प्रोसेसिंग और मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा था। दिस वॉज द एडिटिंग, प्रोसेसिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा। और इसके बाद जो एक्चुअल रिजल्ट आया था, ये आपकी चाहते थी, आपका आउटपुट था। आप इसको स्टोर कर सकते हैं, आप इस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। यही तो हम बोल रहे थे जीआईएस के लिए, तब तुम मान नहीं रहे थे। GIS can be defined as a system which involves the collecting, capturing, sorting, storing, processing, manipulating, analyzing, managing, retrieving and displaying, final display DP बदल गई, data information which is essentially referred to the real world or the earth problem geographically referenced, man made or natural features।
दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ द जीआईएस। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भूलने वाले नहीं जीआईएस होता क्या है। तुम नहीं भूलोगे जीआईएस क्या होता है। आगे चलें फिर। अब बेटा ये तो बात हो गई जीआईएस की। अब अगर इसमें मैं बात करूं इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, जीआईएस के इसेंशियल कंपोनेंट क्या क्या हैं, तो सब तुम्हें पता है यार, कहानी खत्म हो गई है। सबसे पहले तो जीआईएस में चाहिए डेटा, फिर चाहिए सॉफ्टवेयर, फिर चाहिए हार्डवेयर, फिर चाहिए मेथड्स, और फाइनली उसका यूजर। फाइनली उसका क्या चाहिए बेटा, यूजर। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो फॉर एग्जांपल आर्क जीआईएस, क्यू जीआईएस, दीज आर सम सॉफ्टवेयर। ये जीआईएस के सॉफ्टवेयर हैं। ये जीआईएस के क्या हैं, सॉफ्टवेयर है। आर्क जीआईएस, क्यू जीआईएस, दीज आर सम सॉफ्टवेयर्स। तो दीज आर द इसेंशियल। और सबसे इंपॉर्टेंट तो है भैया डेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, मेथड और पीपल, दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर जीआईएस सिस्टम। अब देखो, ये जो डेटा है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, ये तुम्हें कहां कहां से मिल सकती है। ये जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन कहां कहां से मिलेगी, तो तुमने बचपन में करा था बेसिक सर्वेइंग, तुमने किसी जगह का मैप बनाया था, वो आप जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का सिस्टम का एज ए सोर्स यूज कर सकते हैं। तुमने एरियल फोटोग्राफी करी, तुमने सैटेलाइट से कोई इमेज ले ली है, तुमने फील्ड में जाके कुछ ऑब्जर्वेशन किए, ये सभी क्या है, ये तुम्हारे डेटा के सोर्स हैं। चाचा की शादी, बुआ की शादी, पहला बर्थडे, स्कूल, ये सब क्या था, हाँ, ये सब अलग अलग सोर्स थे जिससे आपने अपनी एक डीपी को सेलेक्ट किया था। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। हियर वी आर टॉकिंग, हियर आवर डिस्कशन इज लिमिटेड टू द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको हम लोगों ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से डिजिटली कन्वर्ट कर लिया। ये हमारा बन गया जीआईएस का डेटाबेस। ये हमारा बन गया जीआईएस का डेटाबेस। इसके बाद क्या करो, इसकी प्रोसेसिंग, इसकी एडिटिंग, सब कुछ स्टार्ट करो। क्या दिक्कत है, समझ आ गया, समझ आ गया बेटा। हैव यू गॉट दिस पॉइंट, यस और नो? हैव यू गॉट दिस पॉइंट, यस और नो? तो भैया ये थी बेसिक बात जीआईएस की। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है जिसको हमें समझना है, टेक्निकली समझना है। ये जो अभी आपने जीआईएस के डेटा की बात की, अब इस जीआईएस के डेटा फॉर्मेट के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द डेटा दैट वी कैन यूज इन द जीआईएस। कोई टेंशन की बात नहीं, जब तक हम खड़े टेंशन मत लो। देखो, तो जो जीआईएस का डेटा है उसको हम लोग दो तरीके के फॉर्मेट की बात, दो तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। एक होता है स्पेशियल डेटा और एक होता है नॉन स्पेशियल डेटा। ध्यान से सुनना, सब बता रहा हूं, छापने की कोई जरूरत नहीं है, भूलोगे ही नहीं। जीआईएस का जो डेटा होता है उसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है स्पेशियल डेटा और एक होता है नॉन स्पेशियल डेटा। जरा ध्यान से समझना। मेरा प्यारा सा शहर जिससे मुझे बहुत खास लगाव है, अब तक तो तुम्हें पता ही चल गया होगा शहर कौन सा है। हाँ? मान लो मेरा कानपुर शहर है। अब भैया इस कानपुर शहर में बहुत कुछ है, गंगा नदी है, हाँ, डैम है, बिल्डिंग्स हैं, रोड हैं, मेट्रो है, ग्राउंड है, वाटर बॉडीज हैं। मतलब यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं कि बहुत सारे मैन मेड और नेचुरल फीचर्स हैं। अगर इन दोनों को क्लब करके बोल दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर बहुत सारे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है। यहां पर बहुत सारी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होगी, यस और नो? बोलो भाई। पार्क है, हाँ बिल्कुल सही बात है, पार्क है, बहुत बढ़िया। हाँ? तो देखो, कहते नहीं है कि कुछ चीजें होती जो तुम्हें दिखती हैं, कुछ चीजें होती जो तुम्हें दिखती नहीं है। हाँ,
दुनिया जैसी दिख रही वैसी है नहीं, बोलते ना। कई बार ऐसा होता है कि जो हमें दिख रहा होता है वो सही नहीं होता है। ये सब डेली बेसिस पे बहुत ज्ञान मिलता रहता है ना, क्यों भाई? कि जरूरी नहीं कि जो आप देख रहे हो हमेशा सत्य हो। सही बात भी है, बिल्कुल सही बात है। हम बस ये कहना चाह रहे हैं जो तुम्हें दिख रहा है ना, जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है और जैसा भी दिख रहा है, वो सभी का सभी है स्पेशियल डेटा। अगर मैं बोलूं आसान भाषा में, स्पेशियल डेटा का मतलब रियल वर्ल्ड सिचुएशन। रियल वर्ल्ड सिचुएशन, पेड़ दिख रहा, नदी दिख रहा, झरना दिख रहा, तालाब दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रही है, रोड दिख रही है, जो जैसा दिख रहा है। तो कानपुर की विशेषताएं अगर मुझे बतानी होगी, कानपुर के बारे में किसी को अगर बताना होगा, तो उसके लिए बेटा मैं दो तरीके से कानपुर का डेटा शेयर कर सकता हूं। एक तो इसमें जो भी रियल वर्ल्ड फीचर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं कानपुर के बारे में बता सकता हूं। मानते हो कि नहीं? लेकिन सिर्फ यही डेटा नहीं है जो कानपुर को बता सकता है, और भी और भी और भी बहुत सारे डेटा हैं। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कानपुर की पॉपुलेशन क्या है, कानपुर की मेल पॉपुलेशन क्या है, कानपुर की फीमेल पॉपुलेशन क्या है, सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, भैया ये क्या यहां पर दिखेगा तुम्हें? जल्दी बता दो बस। कानपुर का जियोग्राफिकल मैप देखकर क्या तुम्हें पता चल जाएगा कि कानपुर का लिटरेसी रेट कितना है? बोलो हां या ना। बोलो। अरे अगर जियोग्राफिकल मैप की बात कर रहे हो बेटा, टोपोग्राफिकल मैप की बात कर रहे हो, तो जो है एग्जिस्ट करता वही तो दिखेगा, मैन मेड और नेचुरल फीचर्स। लेकिन मेरे लाल ये भी कुछ ऐसा डेटा है जो कि इसी कानपुर से एसोसिएटेड है, जो इसी कानपुर की विशेषताओं के बारे में आपको बता रहा है। इस वाले डेटा को बोलते हैं नॉन स्पेशियल डेटा। ये सभी जो एसोसिएटेड डेटा है अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स, ये सभी का सभी डेटा जो होता है वो नॉन स्पेशियल डेटा, वो नॉन स्पेशियल डेटा होता है। खैर जादूगर कितने हैं? जादूगर छोड़ो, जो बताया वो समझ में आ गया कि नहीं? जो जैसा दिख रहा है वो है स्पेशियल डेटा। जो हमें और देखना है, जिसकी हेल्प से हम इसके फीचर्स को और एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है हमारा नॉन स्पेशियल डेटा। वो है हमारा नॉन स्पेशियल डेटा। कहानी क्लियर सभी को? ना तो सुनना ही नहीं है, ना का स्कोप ही नहीं है भैया, ना का स्कोप ही नहीं है। क्लियर बेटा सभी को बात? ये बात सभी को क्लियर है, यस और नो? अब देखिए, स्पेशियल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जीआईएस पे हमारे पास दो फॉर्मेट होते हैं। एक होता है वेक्टर लेयर और एक होता है रेस्टर फॉर्मेट। वेक्टर फॉर्मेट का मतलब क्या? दोनों स्पेशियल की बात कर रहा हूं। स्पेशियल का रिप्रेजेंटेशन आप वेक्टर डेटा फॉर्मेट में कर सकते हैं और रेस्टर डेटा फॉर्मेट में कर सकते हैं। जैसे ये एक रियल वर्ल्ड की सिचुएशन है, बिल्डिंग है, नदी है, हरियाली है, सब कुछ है। अगर आप इसी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीआईएस में विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन, देखो जैसे पॉलिटिकल बाउंड्री क्या है आपके शहर की, लिंग्विस्टिक रीजन्स क्या हैं, स्ट्रीट्स क्या है, ट्रेड रूट्स क्या हैं, ट्रांसपोर्टेशन के रूट्स क्या हैं। अगर इन सभी चीजों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी शहर के लिए, किसी जगह के लिए, उसके लिए अगर आप यूज कर रहे हैं पॉइंट, लाइंस और पॉलीगन, इसका मतलब है आप स्पेशियल डेटा को वेक्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्पेशियल डेटा को आप वेक्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो देखो ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, मैंने पॉइंट, लाइन और पॉलीगन की हेल्प से इन जगह को, इसकी इंफॉर्मेशन को यहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। और एक टर्म होता है, हम सभी जानते हैं, पिक्सल्स। पिक्सल्स की हेल्प से जब आप इस इमेज को जूम करेंगे, अगर मैं इसको और जूम कर दूंगा तो इसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं जूम नहीं कर रहा हूं। बट इसमें अगर आप देखोगे इस डेटा फॉर्मेट में, तो ये आपने कुछ पिक्सल्स यूज किए हैं। पिक्सल्स की हेल्प से, पिक्सल्स की हेल्प से हम इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये रिवर जो है, यहां पर आपको इस तरीके के पिक्सल्स दिख रहे होंगे फोटोग्राफ में। तो वेक्टर स्पेशियल डेटा को बेटा हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और रेस्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब हम इंफॉर्मेशन को पॉइंट, लाइन और पॉलीगन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी हमारे रियल वर्ल्ड की सिचुएशन है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशियल डेटा बोलते हैं। और जब हम उस इंफॉर्मेशन को पिक्सल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्सल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्टर डेटा फॉर्मेट फॉर द स्पेशियल डेटा। कहानी क्लियर है सभी को? द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? और अभी आपने बात करी थी नॉन स्पेशियल डेटा की, तो भैया नॉन स्पेशियल डेटा क्या होता है? नॉन पॉपुलेशन, मेल फीमेल पॉपुलेशन, 60+ पॉपुलेशन, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुका हूं। दिस इज द एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन, जिसकी हेल्प से वहां की जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये रियल वर्ल्ड ऑब्जर्व नहीं होगा, ये कोई फीचर्स नहीं है, ये एट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ऐसी इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं पारक हैं, हाँ हैं, कितने हैं ये लो, कितने पारक हैं, ये नॉन स्पेशियल डेटा है। पारक है, मैप में दिख रहा है, लाइन पॉलीगन की हेल्प से दिखा दिया गया, वो स्पेशियल का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। पारक को पिक्सल्स की हेल्प से दिखा दिया, वो रेस्टर रिप्रेजेंटेशन है। पारक एक जियोग्राफिकल फीचर है, उसको मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, पॉलीगन की हेल्प से और पिक्सल्स के फॉर्म में। पारक एक स्पेशियल डेटा है, पॉलीगन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, पिक्सल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो रेस्टर रिप्रेजेंटेशन है। कितने पारक हैं, नॉन स्पेशियल डेटा। अब तो नहीं भूलोगे, अब तो नहीं भूलोगे। सर ये जो जीआईएस है, इसका एप्लीकेशन कहां का? अरे जीवन में जितने भी टर्म सुने सब जगह लिख दो, सब जगह। अरे भैया हर चीज का बेसिक क्या है? डेटा। कोई भी फील्ड हो, कैसी भी फील्ड हो, कुछ भी पढ़ना हो, क्या भी पढ़ना हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डेटा। डेटा नहीं तो खेल खत्म। तो एनवायरमेंट की फील्ड में कंजर्वेशन एंड मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड पॉलिसी बनाने के लिए, वेटलैंड मैनेजमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए, एनवायरमेंट में आ जाओ, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वाटर पॉपुलेशन के लिए, एयर पॉपुलेशन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, सबके लिए डेटा कहां से मिलेगा? सबके लिए डेटा मिलेगा जीआईएस से। अगली अगर बात करें जियोलॉजी में, मिनरल्स एंड माइनिंग के फील्ड में, अरे सब। एग्रीकल्चर की फील्ड में, अर्बन प्लानिंग के फील्ड में, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी जीआईएस का डेटा यूजफुल है। नेचुरल हजार्ड मैनेजमेंट, एक चीज जरा यहां समझना इंपॉर्टेंट है। नेचुरल हजार्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीजें होंगी, जैसे अर्थक्वेक आ गया, सूखा पड़ गया, आग लग गई, तो नेचुरल रीजंस की वजह से जो क्लाइमेटी होती, नुकसान होते हैं, उसका मैनेजमेंट होता है हजार्ड मैनेजमेंट। हम चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो उससे जो हार्म इफेक्ट हैं, जो हार्म रिजल्ट हैं, उनको हम मैनेज करके रिड्यूस करना चाह रहे हैं, ताकि हिंदी में अगर बोलें तो जन हानि कम से कम हो, जान माल की हानि कम से कम हो। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हजार्ड मैनेजमेंट करते हैं। यस और नो? अब जैसे कहीं मान लो अर्थक्वेक आ गया, अब अर्थक्वेक आ गया तो क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। यस और नो? लेकिन उस अर्थक्वेक की वजह से जो तबाही मची है, उस तबाही को हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं।
जल्दी से जल्दी लोगों को एक्सकवेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इफ उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। यस और नो, दीज आर द रीजंस। एक सवाल आपके एग्जाम में आता है कि भैया एक बात बताओ, क्या अर्थक्वेक के केस में जीआईएस का एप्लीकेशन है? इसको मैं थोड़ा सा और सही कर देता हूं। सवाल ऐसे पूछता है, क्या जीआईएस यूजफुल है अर्थक्वेक के प्रिडिक्शन के लिए? क्या जीआईएस का डेटा जो है, जीआईएस जो सिस्टम है, क्या वो हमारे लिए यूजफुल है? क्या उसकी हेल्प से हम अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन कर सकते हैं? तो सर आपने बताया था कि जीआईएस इज एप्लीकेबल इन द फील्ड ऑफ अर्थक्वेक, तो मैंने लगा दिया हां कर सकते हैं। आंसर गलत हो जाएगा। मैंने बताया है हजार्ड मैनेजमेंट के लिए, अर्थक्वेक का हजार्ड मैनेजमेंट करने के लिए जीआईएस यूजफुल है। जीआईएस से अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। दोनों बातों में फर्क है। कब अर्थक्वेक आएगा, कहां अर्थक्वेक आएगा, कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा, यह हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हां, उसके वजह से जो हजार्ड हो रहा है, उस हजार्ड के मैनेजमेंट के लिए यह हमारा जीआईएस यूजफुल है। तो ये पॉइंट यहां पर एक इंपॉर्टेंट आपको रखना है, यहां पर इसका ध्यान, अदरवाइज हो जाएगी गलती। फ्लड, साइक्लोन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, वॉल्केनो, इन सभी फील्ड में नेचुरल हैजार्ड मैनेजमेंट में जीआईएस क्या एप्लीकेबल है। लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, पॉलिसी बनाने के लिए रूरल एंड कैडेस्ट्रियल डेवलपमेंट, समुद्र के किनारे किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रामीण इलाके में किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अर्बन इलाके में किस तरीके से जियोग्राफिकल फीचर्स चेंज हो रहे हैं, उन सभी की जानकारी आपको मिल जाएगी। जीआईएस वहां पर क्या होने वाला, एप्लीकेबल है। पावर सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, सब जगह यूटिलिटी सेक्टर में जीआईएस आपका एप्लीकेबल होगा। तो दिस वाज द डिस्कशन रिलेटेड टू द जीआईएस। This was the discussion related to the GIS. I hope you all have enjoyed. Enjoy तो करा ही करा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस क्लास के पहले मुझे नहीं पता था इन दोनों बेसिक टर्म के बारे में, अभी भी मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ एक रफली मुझे आइडिया लग गया, एक ओवरव्यू मिल गया है कि जीपीएस का खेल क्या है और जीआईएस का खेल क्या है। बोलो हाँ। और वही तुम्हें चाहिए था। अभी जो समय की रिक्वायरमेंट है, अभी जो सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, अभी जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, हमें इतना ही जानना था। तुम्हारे सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है, मत करो मेरा यकीन, चेक कर लेना, बेसिक्स ऑफ जीआईएस। और हम लोगों ने तो वर्किंग डेटा फॉर्मेट काफी हद तक कुछ चीजों को समझने की कोशिश कर ली। समझ आ गया कि नहीं है? समझ आ गया कि नहीं, ये बताओ दुर्गेश। तो ये तो मैंने आपसे बेटा पहले ही बोला था कि जो आपका मेन सर्वेइंग है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बेसिकली जो आपका सिलेबस है बेसिक सर्वेइंग वाला, एग्जाम के लिए वही बहुत ज्यादा रिलीवेंट है। बट हम क्यों इन सब टॉपिक को भी स्किप करें, कभी कभार अगर क्वेश्चन आता है तो हम करेंगे। बहुत बढ़िया। अगली क्लास कब है आपकी? अगली क्लास का टाइम क्या है? अगली क्लास 9 PM। तो अगली क्लास पे बेटा हम लोग मिलेंगे 9 PM पे। प्यारा सा छोटा सा बेहतरीन सा टॉपिक है जिसके बारे में बातचीत करने वाले हैं, और उस टॉपिक का नाम है रिमोट सेंसिंग। यह आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक होगा, या आपके इस कोर्स का लास्ट टॉपिक होगा। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट भी कर लेंगे, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को टाइम पे ज्वाइन करना है। 9:30 नहीं बेटा, 9 PM पे क्लास है आज, इसीलिए मैंने टाइम मेंशन कर दिया है, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा। पता लगा 9:30 में आया, रिमोट सेंसिंग खत्म, ठीक है। तो एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम, और हम लोग कंप्लीट करने 9:30 नहीं भैया, 9 PM। टुडे इज योर क्लास एट 9 PM, ठीक है भैया।
कोई कंफ्यूजन नहीं रखना टाइमिंग को लेके। आज की जो क्लास है वो आपकी 9 बजे है। हार्डली 40 to 45 मिनट डिस्कशन विल बी देयर, जहां पर हम लोग प्यारी सी बातचीत करेंगे। रिमोट सेंसिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या है, आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या होते हैं, ये खेल सब समझेंगे। क्या प्रॉब्लम है, बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम डियर? बोलो अंजलि बेटा क्या प्रॉब्लम है? क्या इशू आ रहा बेटा, क्या इशू आ रहा है? सच कोई इशू आना तो नहीं चाहिए। तो एक बार आप जो भी कंसर्न फैकल्टी हैं आपके, उनके जो भी टीचर हैं आपके, उनसे एक बार कम्युनिकेट कर लीजिए। उनसे अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही, इफ इन केस एक बार डिस्कस कर लीजिए। हो सके तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। बाकी मैं अपने लेवल पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपकी हेल्प है, जो भी आपका मैसेज है, वो डेफिनेटली कंसर्न पर्सन तक फॉरवर्ड कर दूंगा। तो कोई अगर इफ इन केस ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो सॉर्ट आउट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो डोंट गेट पैनिक, कोई टेंशन की बात नहीं है। अपनी बात करिए आराम से और अच्छे से पढ़िए और अच्छे रिजल्ट्स लाइए। ठीक है, तो डोंट वरी, जस्ट गिव सम टाइम और चीजों को चलने दीजिए। कई बार मैंने बोला ना, फ्रीक्वेंसी मैच करने का टाइम अलग अलग होता है, तो वो टाइम हमें देना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी वेरी करता है, टॉपिक टू टॉपिक भी वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आई होप ये आपकी जो प्रॉब्लम है बहुत जल्द बेटा रिजॉल्व हो जाएगी और आप सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे और उनको अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं 9 PM पे। लास्ट टॉपिक रिमोट सेंसिंग। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।